3 मैजिकल ट्री हाउस। अमीनपुर के गांव में पंकज और सचिन करके 2 दोस्त थे। दोनों आजू बाजू की झोपड़ी में रहते थे। वे दोनों मिलके जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर अपना जीवन गुजारा करते थे। पंकज बहुत लालची था, वो बस पैसे कमाने का रास्ता ढूंढता रहता था। दूसरी ओर सचिन बहुत ईमानदार आदमी था। वो बस सूखे हुए झाड़ों को काटता और उसे जो हाथ में पैसा आता उससे खुश रहता। एक दिन सचिन और पंकज जंगल में झाड़ काटने गए। लाल चंदन के झाड़ को देखते ही पंकज को खुशी होती है। अरे वाह, आज तो खुशी का त्योहार है जो हमें लाल चंदन दिख गया। अब से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अरे हम इतने दिनों से रोज यहीं आते हैं झाड़ काटने पर। ये लाल चंदन का झाड़ हमें पहले कभी नहीं दिखा, और वैसे भी लाल चंदन के झाड़ को काटना इलीगल है। ये सब छोड़ दो, बस उस झाड़ को देखो कितना हरा भरा है। इस हरे वृक्ष को देखते देखते हम कैसे इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी मारें। चलो हम अपने रास्ते चलकर लकड़ी काटते हैं। पंकज को बहुत गुस्सा आया। हमारे आँखों के सामने भाग्य देवता को छोड़ने मैं पागल तो नहीं हूँ। हमारी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं बन सकेगी अगर तुम इसी तरह हरियाली और वातावरण के बारे में बात करोगे। तो मैं इतने दिनों से बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारी किस्मत का जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम अपने रास्ते जाओ और सूखे लकड़ियाँ काटते रहो। चलो जाओ यहाँ से। उस दिन से पंकज रोज उस जंगल में लाल चंदन के झाड़ को काटते रहा और खूब पैसे कमाने लगा। कुछ दिनों बाद पंकज उस झोपड़ी की जगह घर बांधता है और कुछ दिनों में महंगा गाड़ी भी खरीदता है। पंकज की पत्नी के पास बहुत सारे जेवर भी आ जाते हैं, पर सचिन का झोपड़ी बस वैसे ही रह जाता है। सचिन की बीवी थोड़े पैसों में अपना घर भी संभाल लेती थी। वे बहुत सुखी से रहते थे। एक दिन पंकज और सचिन जंगल में चलते चलते उन्हें 3 बड़े ट्रीज दिखाई देते हैं। उन तीनों ट्रीज के ऊपर 3 ट्री हाउसेस थे। एक ट्री पैसों से भरा था, दूसरा सोने से भरा था और तीसरा हीरो से भरा था। पंकज उसे देखते ही खुश हो गया। हीरो से भरा ट्री हाउस के पास भाग के गया। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही पंकज फिसल के गिर गया। तीनों ट्री हाउसेस के ऊपर कितनी बार भी चढ़ने की कोशिश करता, पर वो फिसल के गिर जाता। पंकज को बहुत गुस्सा आया। ये तो मैजिकल लग रहा है। उस ट्री हाउस के ऊपर मनी, गोल्ड और डायमंड्स लेने अगर मैं नहीं जा सकता तो उसको ही नीचे लाता हूँ। ऐसा बोल के अपने कुल्हड़ को उठा लिया। सचिन पंकज का हाथ पकड़ते हुए, रुक जाओ पंकज, तुम अपने स्वार्थ के लिए इस हरे झाड़ को मत काटो। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम क्या कर लोगे? मुझे तुम्हारी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। सचिन को धक्का देता है। उस पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से मारते ही तुरंत उसमें से एक बिजली कड़कती है और उसमें से देवता प्रकट होती है। वे गुस्से में उस पंकज को, बस करो अपराधी। पंकज आश्चर्य हो जाता है। मैं एक वन देवता हूँ। इस जंगल की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम दोनों पर नजर रख रही थी तब से, जब से तुम इस जंगल में आए। तुम्हारा लालच दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहा है। इतना कमाने के बावजूद तुम्हें खुशी ही नहीं है। अब तक जो भी इलीगल मनी तुमने कमाया है वो सब मैं वापस ले रही हूँ। एक और बार अगर तुमने इस जंगल में पैर रखा तो तुम्हारा सर 1000 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। पंकज अपना सर झुका के वहाँ से चला गया। वन देवता सचिन से, मैं तुम्हें भी देख रही हूँ। तुमने इस प्रकृति और हरियाली को इतना प्यार से संभाला। तुम्हारे इस काम का प्रतिफल के लिए मैं ये सारे ट्री हाउस के मनी, गोल्ड और डायमंड्स तुम्हें देती हूँ। तुम जाके ले लो। वन देवता ने जैसे ही अपना हाथ फिराया, ट्री हाउस के पास सीढ़ियाँ आ गई और सचिन सीढ़ियाँ चढ़कर उस ट्री हाउस के ऊपर से मनी, गोल्ड और डायमंड ले लेता है। फिर वन देवता को नमस्कार करता है। पंकज अपने घर जाते ही देखता है कि उसका घर और घर के सामने रखा कार गायब हो जाता है। बस पुराना झोपड़ी ही रह गया।
सचिन उस गांव में एक अमीर आदमी बन गया। अंडा पाव भाजी वाले की सफलता। मुकेश नाम का एक अंडों का व्यापारी रहता था। उसके बेटे का नाम धर्मेंद्र था। वो बहुत समझदार था। मुकेश आए दिन ऑटो चलाते हुए दुकानों में अंडे बेचता था। गिनती करने में कमजोर होने के कारण हिसाब रखने के लिए एक किताब में किस किस को कितने पैसे दिए और किसने उसे पैसे दिए सब उस किताब में लिख के रखता था। फिर भी कोई न कोई उसे ठगता रहता था। उसी गांव में भूपति नाम का एक पाव भाजी बेचने वाला रहता था। वो बहुत स्वार्थी था। वो एक बार मुकेश के पास आकर, देखिए मुकेश भाई, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। घर में पूरे 12 लोग रहते हैं। बच्चे और बूढ़ों को रोजाना अंडे खाने की आदत है। आप अगर आए दिन अंडे सरबराह करेंगे तो शाम को रेडी के पास आते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा। मुकेश तब ठीक है कहकर आए दिन ऑटो पे उसके घर जाकर अंडे सरबराह करता था और शाम के समय भूपति के दुकान के पास जाकर पैसे लेता था। एक बार भूपति, आइए भाई आइए, पाव भाजी, आलू टिक्का पाव भाजी, मसाला पाव भाजी, दही पाव भाजी, घी रोस्ट पाव भाजी, यूं पुकार रहा था। मुकेश तब भूपति के पास आकर, भूपति, आज मैंने तुम्हारे घर में 30 अंडे दिए, उसके पैसे दे दो। हरदंग के जैसे ही भूपति पैसे निकालकर उसे दे दिया। उस रात मुकेश घर में पैसे गिनते हुए, अरे ये क्या, हर एक व्यापारी के पास पैसे लिए जैसे तो यहाँ हिसाब है, मगर हर दिन थोड़े पैसे कैसे कम हो रहे हैं, यूं सोचने लगा। तभी धर्मेंद्र आकर, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे उदास क्यों हैं? मुकेश तब जो बीता वो सब बताया। पिताजी, एक बार वो हिसाब का किताब मुझे दो कहकर हिसाब देखने लगा। थोड़ी देर के बाद धर्मेंद्र अपने पिता के पास आकर, पिताजी, सब आपको पैसे ठीक से ही दे रहे हैं, मगर वो पाव भाजी भूपति ही आपको हर दिन 2-2 अंडों के पैसे कम करके दे रहा है। आपने ध्यान नहीं दिया क्या? अगले दिन मुकेश धर्मेंद्र दोनों भूपति के पास जाकर भूपति से, मुकेश, देखिए भूपति जी, आप हर बार 2-2 अंडों के पैसे कम करके दे रहे हैं। शायद आपसे कोई गलती हो गई है। एक बार आप हिसाब करके देख लीजिए। क्या भाई, तुम्हें गिनती नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी गिनती नहीं आती। वैसे इतना बड़ा व्यापार चला रहा हूँ, उतना छोटा हिसाब नहीं रख सकता क्या मैं? नहीं, हम सब ठीक से गिनती करके ही बोल रहे हैं। हमें भी हिसाब करना आता है। अगर चाहे तो ये किताब देख लो कहकर उसे किताब दिखाने लगा। तो भूपति उस किताब को लेकर दूर फेंक दिया। धर्मेंद्र को तब बहुत गुस्सा आया। ये क्या, हम अपने पैसे पूछ रहे हैं तो आपने ऐसे किताब को फेंक दिया? नहीं तो क्या? क्यों भाई मुकेश, एक तरफ इतने बड़े व्यापारी के ऊपर तुम्हारा बेटा निंदा कर रहा है तो तुम ऐसे चुप कैसे बैठ रहे हो? कहकर मुकेश को पूछा। धर्मेंद्र को गुस्सा आकर, क्या बड़ा व्यापार? ये कोई बड़ा व्यापार है क्या? तुम्हारे मिलावटी मसालों को खाकर कितने लोग परेशान हो रहे हैं, पता है क्या तुम्हें? क्या हम ऐसे व्यापार नहीं कर सकते? ओह, ऐसा क्या? तुम मुझसे ही मुकाबला करोगे? ठीक है रे, व्यापार शुरू करो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे चलाओगे। उस शाम बाप बेटे दोनों मिलकर बात करने लगे। क्यों बेटा, तुमने जल्दबाजी में उसे चैलेंज क्यों किया? हम अंडे बेचते हुए अच्छे से जी रहे हैं ना। धर्मेंद्र तब, आप रुके पिताजी, आपको कुछ पता नहीं। सच में भूपति घटिया पाव भाजी बनाता है। उसके वजह से मेरे दोस्तों की भी तबीयत बिगड़ गई थी। मैं एक नया डिश तैयार करने वाला हूँ। उसका नाम है अंडा पाव भाजी। अंडा पाव भाजी सुनने में तो अजीब है बेटा। हाँ पिताजी, अंडा पाव भाजी ये सबको पसंद आएगा। अंडों को भुर्जी के जैसे बनाकर बन के अंदर लगाए तो अंडा पाव भाजी तैयार हो जाएगा। मुकेश को वो आइडिया बहुत पसंद आया। अगले दिन धर्मेंद्र एक छोटा सा पाव भाजी सेंटर शुरू किया। आइए भाई आइए, हमने नया पाव भाजी सेंटर खोला है। यहाँ का स्पेशल आइटम है अंडा पाव भाजी। अंडा पाव भाजी कहकर पुकारने लगा। गांव वाले सब, ये क्या, यहाँ वैरायटी अंडा पाव भाजी बेच रहे हैं कहकर सब वहाँ आकर खाने लगे। उसका स्वाद पसंद आने के कारण बहुत कम समय में ही उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे लोग भूपति के पाव भाजी सेंटर को जाना बंद कर दिए और धर्मेंद्र के पाव भाजी खाने लगे। बाप रे, अब से समझदार और पढ़े लिखे लोगों से पंगा लेना नहीं चाहिए, सोचा और तब से ईमानदारी से जीने लगा।